बना। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे वर्तिका और सौम्यदीप ने बनाया है, सौम्यदीप ने बनाया है एआई द न्यू ओरेकल ऑफ टेक वर्ल्ड। ओरेकल, न्यू ओरेकल ऑफ टेक वर्ल्ड। ठीक है, द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड whatever the topic it is of science and technology are reshaping the dynamics of modern society, turning data into decisions, and automation into intelligence. AI, whatever topic it is reshaping the dynamics of modern society, reshaping the dynamics of modern society, turning data into decisions, ऑटोमेशन इनटू इंटेलिजेंस। और ये दिमाग में छप लो, कोई भी टेक्नोलॉजी पे सवाल आ जाए, सोलर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको फिट कर दो, टर्निंग डाटा इनटू डिसीजंस एंड ऑटोमेशन इनटू इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज की डेफिनेशन रट के नहीं जानी पड़ेगी। एआई की अलग रट रहे हैं, मशीन लर्निंग के अलग रट रहे हैं, डीप लर्निंग के अलग रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे पार्थिव ने बनाया है एक्स वाई जेड द क्राउन ज्वेल इन इंडियाज डेवलपमेंटल स्ट्राइड। द क्राउन ज्वेल इन इंडियाज डेवलपमेंटल स्ट्राइड इज द टेस्टामेंट, टेस्टामेंट यानी एविडेंस, सबूत है, ऑफ इट्स पावर एंड प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे करके आप, ये सिर्फ आप इसमें ही नहीं, ये सिर्फ आप इसी में ही नहीं, आप इसको यूज ऐसे ही टेम्पलेट्स आप बना सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। ये तो इंट्रोडक्शन के समझ में आ गया। साइंस से टेक का कोई भी हो इस इंट्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं, आप अपना भी एक ऐसा इंट्रोडक्शन टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर मेरा वाला किसी और का पसंद नहीं, हिंट समझ में आ गया ना, बस स्मार्ट वर्क करना है भाई। चलिए, अब बात अगर एआई की, मशीन लर्निंग की, रोबोटिक्स की, किसी की भी हो, ए टू जेड, ए टू जेड, आप लोग जब टॉपिक लिखेंगे तो यू विल से कि क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, कि कैसे ये बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स इट्स प्रोड्यूसिंग, दैट्स व्हाई दे आर राइजिंग, सिमिलर ही हो गया। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे उसके अपॉर्चुनिटीज से, बेनिफिट से, कि ये टेक्नोलॉजीज क्या बेनिफिट्स दे रही हैं। अब चाहे एआई हो, चाहे एमएल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे कुछ भी हो, बेनिफिट्स आपको ऐसे सोचने हैं जो आप किसी भी बॉडी में फिट कर सको। ऐसे ही आपको आगे चैलेंजेस सोचने हैं, ऐसे ही आपको सॉल्यूशन सोचना है, ऐसे ही आपको कंक्लूजन सोचना है, वो मैं सिखा दूंगा। यानी आज मैं ये कह सकता हूं कि आज की क्लास के बाद साइंस एंड टेक में आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता कि आप ऐसे ढंग से ना लिख लो, एकदम क्लियर कट ऐसे लिखोगे इन कीवर्ड्स के साथ। साइंस एंड टेक अनऑफिशियली आज यही खत्म हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आईआर में अपनाया था, इंटरनेशनल रिलेशन, जब मैं यूपीएससी वालों को, सीएपीएफ वालों को पढ़ाता हूं, 2 पेज का हैंड आउट होता है मेरा बस। तुम्हें शौक है तो तुम पढ़ लो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 2 पेज का हैंड आउट देता हूं, कुछ भी आए वो सेंटेंसेस आप फिट कर दो, बस आईआर का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सोल्व हो जाए। ये मैं इसमें भी कर सकता हूं, आपका पूरा मैं टीए 2 6 घंटे में खत्म कर सकता हूं इसी क्वालिटी के साथ। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत से बच्चों को अपना चाहिए कि भाई आप अलग अलग बताओ, तो ये मेरी मजबूरी है। अदरवाइज स्मार्टनेस की आप बात करो तो मैं आपका आज एक घंटे में एक सब्जेक्ट करा दूं। अब think about the benefits which are universal for every technology, every emerging tech। बताइए। बॉक्स में क्या लिखे, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एआई।
हाँ, बेनिफिट्स ऑफ एआई, अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय एआई। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो बॉक्स बना लीजिए, अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऐसे बेनिफिट सोचिए जो यूनिवर्सल है। सबसे पहले क्या होगा, एक बेनिफिट जो हर टेक्नोलॉजी लेके आती है, चाहे कंप्यूटर आया हो, चाहे स्टीम इंजन आया हो, चाहे आज के टाइम पे आपका एआई आया हो, सबसे पहली बेनिफिट क्या होती है, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला बेनिफिट इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी के एक पैराग्राफ बनाइए और उसमें भी ऐसे कीवर्ड्स यूज करिए जो साइंस एंड टॉपिक के किसी भी कीवर्ड उसमें यूज में आ सकते हैं। हाँ, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि बस भूल जाइए टॉपिक क्या है, मेरा वर्ड है टेक्नोलॉजी। ऐसे कि देखो, साइंस एंड टेक पढ़ने बैठोगे ना तो न्यूक्लियर फिजन भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होती है, और उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो टॉपिक लिख के छोड़ देंगे बायोटेक्नोलॉजी। तुम कंफ्यूज होते रहोगे। तुम्हारे दिमाग में चॉइस करते वक्त ये नहीं आना चाहिए कि यार ये मैं लूं कि नहीं लूं, तुम्हें आना चाहिए अरे साइंस एंड टेक, चलो कीवर्ड्स तो हैं, और जिसके कीवर्ड्स पहले आते हैं उसका लिख दो, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें ऐसे लिखने में टाइम लगता है कि तुम सोचते हो, सोचो, सोचना ही, अगर तुम्हारे पास कीवर्ड फिक्स हो तुम फटाफट लिख के आ जाओ, बात खत्म। एथिक्स में भी सेम था, जब यूपीएससी में एथिक्स का पेपर होता है, सबसे लेंथी पेपर होता है, सबसे लेंथी, और वो तब होता है जब आपके सारे पेपर खत्म, जीएस 1 2 3 खत्म हो गए, और उसमें आप मान के चलिए कि इतना लिख, मतलब आपका जो लॉन्ग 20 तो लॉन्ग आंसर रहते हैं, उसमें केस स्टडी होती है 20 में भी 7, और केस स्टडी 4 4 पेज पेज की हो, बहुत खतरनाक। उसमें कोई पेपर मतलब मुश्किल से कंप्लीट होते हो। उसमें भी मैंने क्या किया, या बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने निकाला है उन्होंने क्या किया, स्मार्ट कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड जो यूनिवर्सली फिट हो उनको यूज कर लो। जैसे पॉलिटिशियंस क्या यूनिवर्सल कीवर्ड्स यूज में लेते हैं, देखा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, हमें खेद है, ये कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, जैसे अगर इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे आप बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि सब में फिट हो जाए। भाई कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक आई है, इट हैज ऑटोमेटेड रूटीन एंड लेबर इंटेंसिव टास्क। जो रूटीन टास्क होते हैं, लेबर इंटेंसिव टास्क होते हैं, उनको एक तो इसने ऑटोमेट कर दिया है विद ग्रेटर स्पीड एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन भी तो एक्यूरेट है, चैट जीपीटी की देख लो ना। आज आज तुम्हारे कितने एआई के मॉडल्स आ गए हैं, कितने वीडियोस को कितना ज्यादा चेंज कर दे रहे हैं, बैकग्राउंड पता नहीं चल रहा। लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं सिर्फ इसी चीज पे, कुछ भी एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो पहले तो ये लिखो आप, इसको अपनी तरफ से बना सकते हो आप। जैसे कौशिक ने भी लिखा है कि एआई हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द डोमेन ऑफ इफिशिएंसी, तो एआई की जगह कुछ भी यूज कर लो, एक्स वाई जेड, रिवोल्यूशनाइज द डोमेन ऑफ इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इमर्जिंग एज अ क्रिटिकल एपरेटस फॉर मॉडर्न सोसाइटी। कुछ भी बढ़िया है, बस एक्स वाई जेड मान के चलो। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे खास, जैसे गरिमा ने बताया है, यहाँ पे बिजनेसेस है, स्टार्टअप ऑपरेशंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब में एआई ने बहुत अच्छा काम किया, किसी भी टेक्नोलॉजी ने। AI powered algorithms या XYZ has optimized workflows, ऑप्टिमाइज कर दिया वर्कफ्लोज को, ह्यूमन एरर को कम कर दिया है,
and it's able to process massive volumes of data within seconds. बहुत लार्ज चंक ऑफ डेटा भी विद इन सेकेंड्स. कभी चैट जीपीटी का डीप रिसर्च टूल ट्राई किया तुम लोगों ने? डीप रिसर्च वो प्रो में आता है, मतलब खतरनाक. और ये तो वो एआई है जो हम यूज में ले रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट कंपनीज, और जो एल्गोरिदम्स यूज किए जा रहे हैं हाई लेवल. ये तो हम ऐसे छोटे मोटे टास्क के लिए कर लेते हैं, वो अलग लेवल पे होता है. तो मासिव चंक जो डेटा होता है उसको प्रोसेस कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स. अब ये कोई भी हो सकती है टेक्नोलॉजी, ठीक है. ऑटोमेट करना, लेबर इंटेंसिव टास्क को ऑटोमेट करना, इफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना, बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये कोई भी टेक्नोलॉजी हो ये ठीक कर देती है. दूसरा जो सबसे बेनिफिट होता है जो हर टेक्नोलॉजी देती है वो क्या है? इनोवेशन. इनोवेशन सबसे सिंपल चीज, सिंपलेस्ट टर्म्स की बात करेंगे हम, सबसे बेटर. इसके बाद जो यूनिवर्सली अप्लाइड है, इनोवेशन. इनोवेशन पे बनाओ. इन टेक्नोलॉजीज की मदद से, बाय यूजिंग दिस XYZ, yes, world is, by using this technology XYZ, the world is being transformed at a accelerating level, especially in sectors like fintech, edtech, healthcare, cyber security, agritech and autonomous systems. किसी भी टेक्नोलॉजी में फिट हो जाएगा, चाहे सोलर हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो, ये चीज हर किसी में फिट होती है. समझे कि इसकी वजह से जो इनोवेशन आ रहा है, दैट इज चेंजिंग द एंटायर डायनामिक्स एट एक्सेलरेटिंग पेस, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, सब कुछ लिख लेंगे. और तीसरी, नहीं डिफेंस में नहीं, तीसरी सबसे कॉमन, जैसे डिफेंस हर चीज में डिफेंस यूज नहीं आती ना, जैसे जीनोम इंजीनियरिंग है, पार्टिकुलरली डिफेंस में यूज में नहीं आती, लेकिन आ सकती है. अगर तुमको मैं बताऊं कि स्पेसिफिक सोचते कैसे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, तो तुम बायोटेक्नोलॉजी का डिफेंस में यूज सोच सकते हो. सोचने पे एकदम से याद नहीं आएगा, और सोचना टाइम वेस्ट करना है, तो इससे बढ़िया कीवर्ड्स लिख लो. लेकिन आती है, अगर मैं आपको फिर भी बोलूं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, जीनोम इंजीनियरिंग बहुत जगह काम आती है. जो घायल हो गया तो हीलिंग में काम आती है, आर्मर्स में काम आती है बायोटेक्नोलॉजी. ऐसे आर्मर्स बनाना, सूट बनाना जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, स्मार्ट टेक्सटाइल जिनको हम आजकल बोलते हैं, स्मार्ट टेक्सटाइल ऐसे आगे जो टेम्परेचर सेंसिटिव. तो हर चीज का यूज हर में स्पेसिफिक है, बट हमें साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, हमें यूपीएससी के पेपर थोड़ी लिखना है, हमें तो पेपर कंप्लीट करना है सिंपल स्वीट शब्दों में. तो तीसरा जो बेनिफिट हो गया वो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ. अब चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आए, कोई भी टेक्नोलॉजी, कल भी हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, कल मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाई है ताकि आप लोग को यह ना लगे कि सर अपना पत्ता झाड़ रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे कि भाई ये तो, कल मैंने डीप में बता दिया था तुमको, आज मैं वो बता रहा हूं जो यूनिवर्सली अप्लाइड हो. इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाएगी? क्या पैराग्राफ बनाओगे आप लोग? किसी टेक्नोलॉजी के आने से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है, बताइए. स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स को, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा. इससे हमारी देश की जीडीपी ग्रो होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग होगा,
अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर इकोनॉमी। क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? XYZ जो भी टॉपिक हो उसको लिख के बोल दो, इट स्टिमुलेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, attract investment and generate high employment opportunities. Very good, Kaushik. इस वजह से ओवरऑल इट हेल्प्स कंट्रीज टू enjoy faster GDP growth, strong capital, strong digital infrastructure and higher global competitiveness. ये 3 पैराग्राफ मैंने जो लिखा है ना बेनिफिट्स के, ये आप कहीं भी यूज कर लो, सोचना ही नहीं है। एक और बता दो ऐसा, ऐसा कीवर्ड बताओ जो हर जगह यूज आ जाए। सेक्टोरल को, और इसके लिए सेक्टोरल हो रहा है, मतलब सेक्टर हर जगह यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, उसका एक टर्म बना दिया सेक्टोरल। जितने कन्वेंशनल सेक्टर जैसे काम कर रहे हैं, एआई उनको और फैसिलिटेट करेगा। वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गया ना। सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिवनेस लिख लो, चलो सोशल डेवलपमेंट को ब्रॉड में लिखते हुए लिख लो इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आती है। In the initial phase, it might be very difficult to adopt the technology at a very large scale. शुरू में बहुत मुश्किल होता है कि हर कोई इसका यूज करे, बट धीरे 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 the technologies are adopted at a very, या आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर ली जाती है एट द इंक्लूसिव लेवल, ग्राउंड लेवल पर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल इंक्लूसिवनेस सोसाइटी में क्रिएट होती है और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस को और बेहतर बनाती है। अल्टीमेटली इट विल इंप्रूव द गवर्नेंस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस एट ग्रास रूट लेवल। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं, अब एआई, तुम किसी की बात कर लो, वो सोशल जस्टिस का एंड करती है। अब जैसे जीनोमिक इंजीनियरिंग है, तुम देखोगे सर आर्मी के लिए कहाँ, वो राइस फोर्टिफिकेशन में नहीं होती है। राइस फोर्टिफिकेशन या जो भी खाना चेंज किया जाता अल्टीमेटली गरीब को ही मिलेगा पीडीएस के जरिए। एआई की बात कर लो, एआई में अगर यूज करके कोई भी सरकार अपनी वेबसाइट चेंज करती है, उसको और इजी बनाती है कि भाई सामने वाले को फॉर्म लेके जाना ही नहीं पड़े, उसकी शक्ल देख के सारी स्कीम निकल के आ जाए। अभी वो संचार साथी ऐप था, उसमें सरकार ने बेनिफिट तो बहुत अच्छा दिया कि तुम अपना डॉक्यूमेंट उस पर डालो और तुमको सरकार ये बता देगी कि कहाँ कहाँ ये मिसयूज हो रहा है। बढ़िया था, कहाँ कहाँ आपके आधार कार्ड का, आपका नाम का, आपके नंबर का यूज किया जा रहा है आपके नाम पे। इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दो, पर पता तो चल ही रहा है। तो वो ये बता रहा हूं मैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का नाम ले लो, मैं बता दूंगा अल्टीमेटली कैसे हेल्प कर रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है बताओ सोसाइटी में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अब बिजली की सुविधा तो गांव गांव में देगी ना सरकार अल्टीमेटली जाके। सोलर एनर्जी बोल लो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो ग्राउंड लेवल पे आती ही है सबसे पहले। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू होती है तो वो होती है मिलिट्री में, डिफेंस में। सबसे पहले हर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है डिफेंस में। कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक आई है ना, वो सबसे पहले क्लोज्ड रूम में डिफेंस में ट्राई करते हैं, फिर सिविलियंस पे आती है। सब कंप्यूटर हो, एआई हो, कुछ भी हो। यस यस, हाँ, पहले मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आती हैं,
कोई भी टेक्नोलॉजी आती है मिलिट्री में यूज की जाती है वो पहले पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उसका बेसिस। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को फिर भी ये मन है कि सर हमको ये बता दो कि सेक्टर वाइज किस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, तो सेक्टर वाइज भी आप लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपको इसके अलावा भी ये लिखना है कि सर पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऐसे बेनिफिट्स बताओ ना सेक्टर वाइज जो हर में अप्लाई हम कर सके, कोई भी टेक्नोलॉजी के सेक्टरल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। मान लो सिर्फ यही आ गया टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सर आपने जो 4 पैराग्राफ बनाए हैं वो तो कम पड़ जाएंगे, और इसके अलावा हम सोचेंगे तो फिर वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होगा। भाई हमने क्या क्या सोचा, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस और इनोवेशन, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये 4 तो समझ आ गए सर, ये जनरल है, लिख देंगे। सेक्टरल तो बताओ, सेक्टरल बेनिफिट्स लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हर टेक्नोलॉजी का एक एक सेक्टर में बेनिफिट बता रहा हूं। हेल्थ केयर, कीवर्ड्स लिख लो बस फटाफट। हेल्थ केयर लिख लो, यूनिवर्सल बेनिफिट्स हेल्थ केयर में किस जगह कोई भी टेक्नोलॉजी यूज आ रही है, फटाफट फटाफट स्पीड से कीवर्ड लिखना है। डायग्नोसिस, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, ड्रग रिसर्च एंड डिस्कवरी, हर कोई स्पीड से लिखेगा। डायग्नोस्टिक्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, ड्रग रिसर्च एंड डिस्कवरी, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स डेटा। मैन्युफैक्चरिंग में कहा यूज में आता, यूनिफाइड हेल्थ रिकॉर्ड, वेरी गुड। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, बेनिफिट्स में एग्रीकल्चर में कहां काम आती है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिसीशन फार्मिंग, प्रिसीशन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, सॉइल टेस्टिंग या क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। वेरी गुड, बस बस खूब इतना। अब तुम लिखो फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में क्लाइमेट रेजिलिएंट बनते जब जैसे हम अपने क्रॉप्स को और बेहतर बना देंगे कि वो डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड और ये सब झेल सके, तो वो उतना क्लाइमेट रेजिलिएंट बनेंगे, हीट वेव्स झेल सके। तो अब जैसे मान के चलो क्रॉप्स को हम रेजिलिएंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सीड भी है, ऐसे फर्टिलाइजर हो, ऐसी जीनोमिक इंजीनियरिंग करें, या इस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी से उसको ढक दे, ढक भी तो सकते हैं ना, मतलब हाइड भी तो कर सकते हैं। यस, ऐसे उसी क्रॉप का प्रोडक्शन करें, हाइब्रिड क्रॉप्स बनाए जो उसी वेदर को सूट करती हो। सीड पार्क भी तो बन सकते हैं, सीड पार्क बना सकते हैं, उनको और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या कुछ भी हो यूज आ सकती है। अब फाइनेंस में जो यूज में आती है वो सबसे पहले तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज में आती है पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। अब आप बोलोगे सर बायोटेक्नोलॉजी तो यूज में नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती, ओवरऑल बता रहा हूं मैं। फाइनेंस में पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, बिग डेटा मैनेजमेंट। और अगर डिफेंस में यूज करनी है किसी टेक्नोलॉजी को, तो डिफेंस में आप लोग बोल सकते हो सिचुएशनल अवेयरनेस, situational awareness, to have a hold on a situation.
थ्रेट एनालिसिस, और डिफेंस में किस में आ सकती है? वही जो तुमको कल 2 वर्ड सिखाए थे मैंने, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। चलिए अब किसी भी अब आता थे चैलेंजेस पे, इसमें भी हमको चैलेंजेस लिखना पड़ेगा। तो हर टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस फिक्स होते हैं, वो चैलेंजेस फटाफट कीवर्ड्स में लिख लो ताकि उन पे तुम पैराग्राफ्स आराम से बना पाओ। वो चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है? जो मार्केट जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेशन होगा तो जॉब, अरे जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है तो उससे जॉब थोड़ी खत्म हो गई है। स्किलिंग तो है ही, स्किलिंग तो डन। मैं बताता हूं, वो भी लिखो। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है पब्लिक परसेप्शन रिमेन्स स्केप्टिकल। कोई भी टेक्नोलॉजी को हो, पब्लिक परसेप्शन हमेशा स्केप्टिकल रहता है, शकी रहता है, हमें डाउटफुल रहता है। हम जल्दी से टेक्नोलॉजी को बिलीव नहीं करते, पहले टेक्नोलॉजी पे शक करते हैं। चाहे कोई भी हो, जीनोमिक इंजीनियरिंग हो, चाहे आपकी बैड टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे सोलर टेक्नोलॉजी। सोलर भी नहीं आता इस वजह से, कहां चलेगा, सोलर से थोड़ी चलता है। तो पहला तो है पब्लिक परसेप्शन रिमेन्स स्केप्टिकल। लिमिटेड स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, लिमिटेड स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। इसी में पैराग्राफ बनाने हैं फिर, इसलिए कीवर्ड्स लिखा रहा हूं ताकि लॉन्ग आंसर किसी में भी यूज में आ जाए। पैराग्राफ तो तुम बना लोगे। अब क्वेश्चंस ऑन परफॉर्मेंस विद लार्जर स्केल, एज इट इज छाप देना, किसी टेक्नोलॉजी छाप देना। क्वेश्चंस ऑन परफॉर्मेंस विद लार्ज स्केल, हर टेक्नोलॉजी को लार्जर स्केल पे लेके जाते वक्त उस पर क्वेश्चंस उठते हैं। नीड ऑफ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate domestic manufacturing facility, manufacturing facility, lack of entrepreneurship spirit, limited participation of private sector, loosely built research ecosystem, ये शब्दों का मतलब तो पता है ना? कोई है ऑनलाइन ऑफलाइन में जिसको शब्द का मतलब नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूं लूजली बिल्ट रिसर्च इकोसिस्टम, मतलब रिसर्च इकोसिस्टम उतना डेवलप ही नहीं हुआ जितना होना था। और जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताए, एक और है जो हर जगह फिट होता है, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। किसी भी चीज के लिए हमारे पास थ्योरी बहुत है लेकिन इंडस्ट्री में उसकी डिमांड नहीं है, एकेडमिया गैप। अब एआई जितना आगे बढ़ता जाएगा, हमारे कॉलेजेस में उनका सिलेबस पीछे पीछे रहेगा हमेशा। आप अब जो भी करिकुलम करवाए जा रहे हैं, अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आने लग गए एआई में, वो पीछे ही है, पीछे चलते, क्योंकि पहले वो चीज अप्लाई हो जाती है, फिर थ्योरीज बनना शुरू होती है, फिर सिलेबस बनाते हैं लोग। हाँ, साइबर, जैसे जीनोमिक इंजीनियरिंग है तो उसमें साइबर वल्नरेबिलिटी क्या है? मैं तो यूनिवर्सल कीवर्ड पूछ रहा हूं, मैं यूनिवर्सल पूछ रहा हूं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं जो हर जगह अप्लाई। मैंने जो कीवर्ड्स लिखा है, क्या वो किसी में अप्लाई नहीं होते? किस सेक्टर में? एक भी बता दो, एक भी ऐसा कीवर्ड है जो तुम कह दो नहीं सर इस टेक्नोलॉजी में तो नहीं हुआ, बताओ।
एक और है लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशन। कुछ डेडिकेटेड पॉलिसीज नहीं है, डेडिकेटेड पॉलिसीज नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वो हर जगह कभी भी नहीं होती, किसी भी तरीके से नहीं होती। बजटरी एलोकेशंस पे भी लिख सकते हैं, यस। या फिर लैक ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, लैक ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। ये शब्द बहुत हैं तुम्हारे चैलेंजेस लिखने के लिए, इस पे तुम 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ लॉन्ग आंसर में भी फिट कर लो। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट जैसे ये तो आ सकती है, वेरी गुड, ठीक है, लिख दोगे। अब सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस बताओ जो हर जगह फिट होते हो। चलो अब ये तुम्हारी बारी। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी में रूरल मिशन को, रूरल अर्बन डिवाइड को कम करना है, इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो चैलेंजेस। हाँ ठीक है, चलो डिवाइड कम करना पड़ेगा, रूरल अर्बन या डिजिटल डिवाइड कम करना पड़ेगा, पहला तो ये ठीक है। और नीड ऑफ गवर्नमेंट पुश, ठीक है। और ऐसे कीवर्ड बताओ और ऐसे जो यूनिवर्सल, जो हर सॉल्यूशन हो, हर चीज का सॉल्यूशन हो। अरे R&D तो हो गया, वही बात है, चैलेंज को सॉल्यूशन में रिपीट नहीं करना। देखो कुछ कीवर्ड्स लिख लो, वो भी है, लेकिन उससे पहले लिख लो इनेबलिंग फेवरेबल इकोसिस्टम। दीपेश बजट का हम बता चुके हैं कि प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन में बजट रिपीट नहीं करेंगे। बजट क्या, तो आगे की बात करो कि कैसा बजट। जैसे अब इन्होंने बोला कि R&D, तो R&D प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन फिर R&D थोड़ी हुआ। अगर R&D सॉल्यूशन है तो सरकार भी R&D कर सकती है ना। सॉल्यूशन R&D का क्या है कि इस कम पैसे में भी कैसे रिसर्च करें, तो उसके लिए क्या करना पड़े, उसके लिए आगे की बात करो कि प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन करो, वो सॉल्यूशन होता है। वरना एग्जामिनर को लगेगा वर्ड रिपीट कर रहा है ये बंदा। MOU, चलो और लिखो प्रमोटिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इंक्यूबेटर और ग्रांट प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर या फिर ग्रांट प्रोग्राम्स। इंक्यूबेटर्स होते हैं जैसे ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं ना, कि आप करो, एक्सपेरिमेंट करो, करके बताओ। जैसे वो है, जैसे अभी 3D कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए थे सरकार के द्वारा, नीति आयोग का मिशन है, तो इंक्यूबेटर्स प्रोग्राम, ग्रांट प्रोग्राम्स होते हैं कि आप करो, ठीक करो, कॉलेज वालों को देना, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देना। बीटा वर्जन जिसको हम कहते हैं। अगर ये भी नहीं बैठे तो इसकी जगह लिखो अडॉप्टिंग इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस। अडॉप्टिंग इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस। और उसमें भी अगर तुम्हें कुछ याद हो तो लिख सकते हो, जैसे ऑटोमोबाइल में जर्मनी का है, रोबोटिक्स में चाइना और जापान का है, सेमीकंडक्टर का ताइवान में है। तो अगर जिस टेक्नोलॉजी पे हो उसका कुछ याद आ रहा हो तो लिख लेना। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में चाइना है ना। अगर आ रहा हो तो याद, नहीं तो कोई कंट्री मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये क्या होती है, जब उसमें सरकार को लगता है उस प्रोजेक्ट में, उस इंडस्ट्री में पैसा नहीं आ रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी तरफ से उस गैप को फंड करती है ताकि वो प्रोजेक्ट वायबल बन सके, जिसमें गेस्टेशन पीरियड्स ज्यादा होते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं एक और, टैक्स बेस्ड एग्जेम्पशंस।
टैक्स की छूट दो शुरू में, कि जो भी स्टार्टअप्स इन पे काम कर रहा है उनको टैक्स वाले छूट है। और खूब है इतने तो, कितने लिख लिए? टैक्स बेस्ड एग्जेम्पशंस। भाई शुरू में ऐसी इंडस्ट्रीज जो खोल रही है उनको सरकार टैक्स फ्री कर दे। भाई कोई भी इंडस्ट्री हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे गरिमा ने बोला, बट हमने क्या चैलेंज में बता ही दिया ना कि प्राइवेट सेक्टर की कमी है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दो सॉल्यूशन में, वो तो चैलेंज हो गया ना कि बढ़ नहीं पा रहा। बोलो सर मुझसे लिखा नहीं जा रहा, तो मैं बोलूं लिख लो, तो वो सॉल्यूशन क्या है सर, लिखूं कैसे? तो उसके लिए अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए लिखना है तो आप बोलो रिकॉग्नाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भाई प्राइवेट सेक्टर इसलिए आगे नहीं आता, वो कुछ करेगा उसका कॉपी कर लेंगे वो सिस्टम, या उसकी इनोवेशन और कोई ले जाएगा, या इनेबलिंग फेवरेबल इकोसिस्टम, या फिर इन स्ट्रेंथिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भाई किसी भी जगह में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रॉन्ग करना। यस, इफ यू आर होमलेस जस्ट बाय हाउस, ये वाली प्रॉब्लम होगी, वाली बात होगी ना कि तुम घर नहीं है तो घर ले लो। जैसे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फेमस था एक क्वीन का, वो पढ़ा है ना कोट, फेमस डायलॉग है, वो क्या कहती थी? हाँ, जब वो पूरा केओस फैल गया था तो वो आए लोग उसके पास, क्वीन के पास, कि मालकिन बाहर जो है लोग को खाने के लिए, तो कहती है गिव देम ब्रेड, नहीं गिव देम केक। क्या हुआ? केक खा लेंगे। उसको लगता है केक सबके पास है, हर कोई खाता होगा केक। हाँ, मैरी एंटोनेट, केक खा लो, समझे? तो कभी भी अगर आपने चैलेंज में R&D बोल दिया कम है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये मत बोलो कि बढ़ा दो। वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई, वो तो चैलेंज ही है ना कि बढ़ नहीं रहा। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही ना, तो नौकरी नहीं मिल रही, चैलेंज ये है कि नौकरी नहीं मिल रही, सॉल्यूशन क्या है कि कैसे मिलेगी। चलो अब समझ में आ गया। ये तुम्हारे, अब बस तुम्हें एक चीज वो जो करनी है वो हर सेक्टर में, वो हर टेक्नोलॉजी में करनी है, जो अलग अलग होगी वो करनी है तुम्हें गवर्नमेंट स्कीम। उसके लिए हम आगे वाले लेक्चर्स में सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेंगे। क्या कहते हो? ये एक एक टेक्नोलॉजी ढंग से बताऊं। अब तुम्हारा क्या मत है मुझे बताओ, आगे जाके मैं हर ऐसे चैप्टर पढ़ाऊं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फिर स्कीम्स पढ़ा के निकलूं? चलो पढ़ लेंगे, ठीक, समझ गया तुम कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये टॉपिक पढ़े, इसमें तुमको यूनिवर्सल कीवर्ड्स तो मैंने बता ही दिए। तुम चाहते हो तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करें, या फिर मैं एक एक टॉपिक फिर डिस्कस करते जाएं? सर नेक्स्ट क्लास में ये स्पेस टेक्नोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करवा दीजिए, बाकी सेक्टोरल इंडिविजुअल जो सेपरेट है वो हम ही कर लेंगे। ठीक, तो स्कीम्स और बाकी चीजें बताता जाऊंगा कॉमन। आज आपने ये कराया है यूनिवर्सल सॉल्यूशन वगैरह, इस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करा दे। ठीक, अभी जैसे स्कीम की बात करें तो एआई में जो स्कीम्स कौन कौन सी सरकार ने एआई को यूज करते हुए लाए वो बताओ। क्विक ओवरव्यू कर लेंगे ना, आगे जाके ये कर लेंगे। देखो एआई में जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली हेल्थ केयर की बात करूं तो ई संजीवनी है, और अगर तुम एआई का और जगह बात करो गवर्नेंस में, ई श्रम पोर्टल में एआई यूज हुआ, और बहुत सारी वेबसाइट्स में एआई यूज होता है। और एआई कहाँ यूज हुआ है? एआई यूज हो रहा है सर्टिन के द्वारा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स को रोकने के लिए। एआई यूज हो रहा है फ्रॉड डिटेक्शन में। अभी कल दिल्ली पुलिस ने वो निकाला एक ट्रैफिक प्रहरी ऐप, पता है आपको? ट्रैफिक प्रहरी, कोई भी अगर वोलेट कर रहा है ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट नहीं पहन रखा, तो जो फोटो खींच के भेजेगा उसको कुछ पैसा मिलेगा। बहुत पहले का, जब दिल्ली, तो कल ही पड़ा। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो 50,000 तक पैसा देने को तैयार है पर महीने, तो 4-5 आईडी बना लो और एक बंदा रख लो, बोले तू जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, बोले तू उसको बोल दे भाई तू 10-15,000 पकड़, जो भी बिना हेलमेट के फोटो खींचता जा, भेजता जा। हाँ भरेगा तब ना, नहीं है
साइबर सुरक्षित भारत हो गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आई4सी नाम की एक संस्था है हमारी, जो एआई का यूज करके साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। आई4सी ऐसे। कंक्लूजन बताओ बढ़िया सा, ऐसा यूनिवर्सल जो हर जगह फिट हो जाए। ऐसा कंक्लूजन बनाओ चलो सब लोग। हाँ फास्टैग हो गया, बट फास्टैग में तो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है, एआई का मुश्किल है, बट ठीक है। चलो कंक्लूजन बनाओ ऐसा बढ़िया सा जो हर जगह फिट हो जाए। बनाइए बनाइए सब लोग, ऐसा कंक्लूजन सोच के बनाइए जो हर जगह अप्लाई हो जाए। जैसे द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंड्स लेस ऑन इट्स पावर्स बट मोर ऑन द प्रिंसिपल्स, या उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दो। द फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड्स लेस ऑन इट्स पावर बट मोर ऑन द प्रिंसिपल्स। बस वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। इसमें इलिट्रेशंस भी यूज किए जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड दीपेश, प्रवीण, गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेजिलियंट रिलायबल रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इट शुड बी मोर रिलायबल, रिस्पॉन्सिव एंड रेजिलियंस टेक्नोलॉजी to ensure human dignity and long term welfare. Generalized technology. Henceforth, technology paves the way to bridge the gap by improving accessibility, affordability, and availability. Participation of stakeholders and boosting the MSME sector for domestic industries required for Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat by 2047. बढ़िया, ऐसे ही है तो, और क्या, ये तो बेस्ट है। कितना टाइम लगा? 2 मिनट से भी कम लगेगा तुमको। ये टेम्पलेट रट लो बस, बस यही स्मार्ट वर्क होता है। तो और क्या। अब तुमको जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तो तुमको कौन सा इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया बांग्लादेश पढ़ाने बैठूंगा। मैं दिख रहा था कुछ इंस्टीट्यूट्स, इजराइल हमास के 4 वीडियो
किसके लिए? IBSA और Tier 2। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं इंस्टीट्यूशन का, नाम मैडम का, बट इजराइल हमास का 4 वीडियो, एक वीडियो भी नहीं आना चाहिए उसके लिए। और इजराइल हमास हो या इंडिया पाकिस्तान हो या इजराइल पैलेस्टीन हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे ऐसे एक एक, अगर आप ट्रांजिशनल चीजें पढ़ने बैठोगे तो कितना पढ़ोगे? IR के लिए मुझे बस 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटा दे देना, मैं तुम्हें ऐसे कीवर्ड दूंगा, चाहे तुम्हारे WTO पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे WHO पे आ जाए। 3 तरीके से पढ़ेंगे, बायलैटरल, मल्टीलैटरल और यूनिलैटरल चीजें पढ़ेंगे। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है, कंट्रीज पे आ जाए, कोई भी कंट्री आ जाए, इंडिया US, अभी जैसे रशिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, हो सकता है आ जाए इंडिया रशियन रिलेशंस, ट्रू टेस्टामेंट ऑफ फ्रेंडशिप आ जाए, तो उसमें तुम क्या रशिया पढ़ने बैठोगे? अब कब से क्या चल रहा है, 10 घंटे भी कम है। उसके लिए तुमको कीवर्ड्स दे दूंगा, बस वो कीवर्ड्स खोल लेना, उनको ऐसे कैसे किसी भी कंट्री पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डन। अब आगे क्या करेंगे कि 1-2 क्लास में मैं हर टेक्नोलॉजी का कुछ ओवरव्यू दे दूंगा, स्कीम्स बता दूंगा, और आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें कुछ अलग लिखना है तो क्या लिखना है। मतलब 1-2 क्लास में हम साइंस एंड टेक खत्म कर देंगे। IR के लिए आई नीड 2 आवर्स ओनली, 2 दिन की क्लास। फिर पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए तो सैटरडे संडे तो 3-3 घंटे दिए हैं, क्योंकि पॉलिटी में यूनिवर्सल कम हो जाता है, पॉलिटी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो जाता है। इसी सैटरडे संडे 3-3 है। हाँ तो कल ही हो गया ना, 3-3 घंटे क्लास है, रेडी रहना। वेरी गुड प्रवीण। आफ्टरनून, आफ्टरनून, हाँ 2 बजे और 3:30 बजे, सैटरडे को 2 बजे है, संडे को 3:30 बजे है। मैं टाइमिंग एक बार और डाल दूंगा। पॉलिटी सैटरडे संडे पॉलिटी खत्म करेंगे। मतलब तुम्हारा जो बैच है ना, वो मैं अगले 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा इसके लिए, इस ऐसे लॉन्ग आंसर के लिए। फिर हम 4-5 दिन कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर कॉम्प्रहेंशन में भी 4 पैराग्राफ आ रहे हैं, 5 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलो कि 5 मिनट तो उसको पढ़ने में चले जाता है। फिर तुमको 200 शब्द लिखने होते हैं, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 40 शब्द का, तो 10-11 मिनट तो लगती है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। उसमें प्रैक्टिस है, सिखाने कुछ नहीं है, कॉम्प्रहेंशन खोलेंगे, करेंगे स्पीड में, ठीक, और रिव्यू करता रहूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जो इसमें इसके बुक में ही कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, मिसलिनियस है, करंट बेस्ड है, जिनके चांसेस हो सकते हैं, उनको पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट में PYQs करके चल जाएंगे। कुल मिला के मुझे तुम 10 से 15 दिन दे दो, तुम्हारा तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, इसके हैंडआउट है ना साइंस टेक के, अभी तो नहीं आए प्रिंट होके, अभी और हैंडआउट की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आज जो तुमने लिख लिया ना, उसको ही पढ़ लेना। चलिए सर, वी स्टार्ट और क्वेश्चन विद कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट मत करना कभी भी एग्जाम में। स्टार्ट किससे करोगे? किससे स्टार्ट करोगे एग्जाम में? अरे ऑफ कोर्स जिसके नंबर ज्यादा है भाई, ऐसे से ही करोगे ना भाई। तुमने ऐसे करोगे, फिर कॉम्प्रहेंशन पे आना, फिर लॉन्ग आंसर पे आना, वो जैसे 5 क्वेश्चन है, अगर लास्ट में 2 भी रह गए, 3 भी रह गए, तो 6 नंबर रह जाएंगे। कर लो, कर लो। लॉन्ग टाइप से स्टार्ट नहीं करना है, लॉन्ग टाइप का नहीं आएगा। लॉन्ग टाइप से आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप शुरू में क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लिखोगे, फिर दूसरे क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन के शिफ्ट होने में आपका, जबकि एक ऐसे पे आप केंद्रित करके अगर करोगे पूरा, तो वो हो जाएगा फुलफिल। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। और क्या होता है कि लॉन्ग आंसर तुम सोच के मत जाओ, कि क्योंकि पता नहीं लेवल क्या है, तुम सोच के जाओ प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर की, लॉन्ग आंसर टफ आ गया तो तुम उस एट द सेम टाइम तुम स्टडी चेंज नहीं कर सकते। और अच्छी बात है अगर लॉन्ग आंसर में भी ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, अपना अपना है बेटा, अपना अपना है। मेरे हिसाब से तो ऐसे करो, फिर कॉम्प्रहेंशन करो, फिर लॉन्ग आंसर कर दो।
भाई जब कॉम्प्रहेंशन करोगे तो ब्रेक मिलेगा ना राइट हाथों को, थक नहीं जाओगे लिखते कि हाँ, फिर वो स्पीड धीरे हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक है।